Hello dear students, I am Kutuhal Narayan and today we are going to discuss about gravitation chapter in 11th class. So what is gravitation and who discovered this? So firstly हम ये देखते हैं कि जो हमने सुना है कहानी के तौर पे कि जो सर आइजैक न्यूटन वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो सडनली कोई एप्पल जो है वो उनके ऊपर आके गिरता है तो उनके माइंड में थॉट आता है कि ये एप्पल जो है वो नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, या ऐसा क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम ऐसे ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही आता है। तो इन्होंने एक पॉइंट निकाला कि अर्थ जो है वो सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। ओके, तो अर्थ क्या करती है, सभी ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। सिमिलरली जब इन्होंने ये निकाला कि अर्थ जो है सभी ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है तो बाद में इन्होंने देखा कि अर्थ ही नहीं, सारे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास मास है वो सभी एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इन्होंने जो ये फोर्स था इसको इन्होंने नाम दिया ग्रेविटेशन। और इस ग्रेविटेशन के थ्रू ही हम देख रहे हैं कि जो हमारा जो मून है ये अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है, ये ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ही इसको क्या करता है, सेंटीमीटर फोर्स जो कि रोटेट करने के लिए ज़रूरी है वो प्रोवाइड करता है। सिमिलरली जो हमारे सोलर सिस्टम में सारे प्लेनेट जो सन के अराउंड मोशन कर रहे हैं राउंड, तो वो सब भी किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशन की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सी के अंदर जो है टाइड्स लेके आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस ग्रेविटेशनल फोर्स से समझ सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो लेट्स बिगिन दिस। एंड जो न्यूटन सर थे उन्होंने देखा कि जब ये कुछ फोर्स लग रहा है तो आखिर ये फोर्स की क्वांटिटी कितनी है, कितना लग रहा है, तो उसके बारे में जानने के लिए इन्होंने ऑब्जर्वेशंस किए और उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे इन्होंने एक लॉ दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो क्या बोला इन्होंने कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में इन्होंने बोला कि हमारे पास कोई दो मास पार्टिकल्स है, सपोज हमने यहाँ पे एक अर्थ ले लिया और एक मून ले लिया। तो अर्थ का मास हमने m1 माना है, मून का मास हमने m2 माना है। तो इन्होंने बोला कि जो एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी with a force which is directly proportional to the product of their masses, which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो इन्होंने बोला कि जो दो मास m1 और m2 है, जो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, तो इनकी जो ये डिस्टेंस है, इनके सेंटर से हमने इनकी डिस्टेंस देखी है, तो इनकी सेंटर से इनके बीच की डिस्टेंस अगर r है और इनके मास m1 m2 है, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, ये अर्थ इस मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी तो इसके ऊपर तो इस साइड लगेगा, और मून जो है अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा तो इसके ऊपर इस साइड लगेगा। तो ये जो फोर्स है ये क्या होगा, तो इन्होंने बोला कि जो फोर्स F है वो प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू m1 m2। एंड जो ये फोर्स है ये डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। ओके, तो F प्रोपोर्शनल है m1 m2 के और F प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के। तो यहाँ से इन्होंने देखा एक कांस्टेंट आया, जब इन्होंने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे ये तो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आ गया, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और यहाँ पर जो ये g आया इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g है अपने हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमने देखा क्या कि अगर कोई भी जो दो मास है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, तो वो जो फोर्स है जिससे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के, जहाँ g क्या है, एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ओके, सो अब ये जो g है वो क्या है, इसके बारे में आगे जानते हैं अपन।
सो जी है व्हाट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी जो है वो क्या है। तो देखो हमने अभी फॉर्मूला देखा है, क्या देखा है हमने कि जो फोर्स एफ है, फोर्स एफ जो है वो बराबर है जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करें, हम अगर इफ m1 बराबर m2 बराबर यूनिट वन, एक यूनिट मास मान लेते हैं इनको, एंड r बराबर वो भी यूनिट मान लेते हैं हम, ठीक है। सपोज ये हमने मान लिया 1 kg और ये हमने मान लिया 1 मीटर। तो हमारे पास जो फोर्स निकल के आएगा, अगर हम सबकी जगह यूनिट मास ले लेते हैं तो हमारे पास जो फोर्स आया वो किसके बराबर हो गया यहाँ से, जी के। तो सिंपली हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी के बराबर आ गया। कब आया, जब हमने इनके मासेज को जो है हमने क्या मान लिया, यूनिट मासेज मान लिया, और इनके बीच की डिस्टेंस को भी हमने क्या मान लिया, यूनिट मान लिया। तो हम क्या कह सकते हैं कि जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट मासेज प्लेस्ड एट ए यूनिट डिस्टेंस अपार्ट। ओके, अगर वो यूनिट डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और उनके मास भी यूनिट है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है वही किसके बराबर होगा, जी के बराबर होगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, देखो यूनिट निकाले इसकी अगर, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो जी जो है मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और उसका स्क्वायर, और नीचे क्या है मास, दो मास है यानी कि किलोग्राम का स्क्वायर। सो इसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये तो इसकी एसआई यूनिट है। अगर इसकी अपन सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। इसकी वैल्यू की बात करते हैं अपन, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एसआई में 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये तो इसकी हो गई वैल्यू, किस में हो गई है, तो ये तो एसआई यूनिट्स में इसकी वैल्यू हो गई। अगर इसको मेरे को सीजीएस में लिखना है, वैल्यू ऑफ जी इन सीजीएस, सीजीएस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 8 न्यूटन की जगह हमारे पास सीजीएस में डाइन आ जाएगा, और मीटर की जगह सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइड बाय ग्राम स्क्वायर। ओके, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स है जी के बारे में, वो क्या है, एक तो इसकी डायमेंशन के बारे में हमने देख लिया। डायमेंशन निकालो, इसकी डायमेंशन निकालें, जैसे क्या होता है जी के हमने फॉर्मूला लिखा है क्या, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन निकालें अपन, तो न्यूटन की तो डायमेंशन होती है m1 L1 T-2, ठीक है। और इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस के लिए स्क्वायर है तो L2, और डिवाइड किससे करना है अपने को, m के स्क्वायर से। तो फाइनली हमारे पास जो डायमेंशन निकल के आएगी जी की, इसकी डायमेंशन जो है वो क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से। अब यहाँ m की पावर कितनी हो जाएगी, जब ये 2 पर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास m की पावर -1, L की पावर कितनी हो गई 3, और D की पावर -2। तो इसकी जो हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी m की पावर -1, L3 और T-2, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, डायमेंशन आ गई। हम इसकी बात करें आगे, तो जो D है वो उसकी पूरे यूनिवर्स में एक ही फिक्स वैल्यू होती है, तो इट्स वैल्यू इज सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स। ओके, G जो है डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ द बॉडीज। बॉडी कितनी बड़ी है, कैसी है, उसके नेचर पर और उसकी साइज पर डिपेंड नहीं करता है, इसकी वैल्यू एक फिक्स वैल्यू होती है। जी जो है वो मीडियम पे भी डिपेंड नहीं करता है। हमारे पास जो बॉडीज है जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, उनके बीच में मीडियम क्या है, इट डजंट डिपेंड ऑन द मीडियम, ओके, नेचर ऑफ द मीडियम, ठीक है। नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसके ऊपर। तो जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 2 स्पेरिकल बॉल्स ऑफ मासेज 10 kg ईच आर प्लेस 100 मीटर अपार्ट, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। तो हमारे पास 2 बॉल्स है स्पेरिकल बॉल्स, जो उनका मास कितना है 10 kg, दोनों का मास कितना है 10 kg, और दोनों जो है
एक दूसरे से 100 मीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, दो बॉल है जिनके मास 10 kg है और दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे है, 100 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो अपने को क्या करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है उनके बीच में। तो हम क्या जानते हैं, देखो सॉल्यूशन हमने जहाँ पढ़ाई की, अभी अभी पढ़ाई की, एफ जो है वो होता है G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जी की वैल्यू पता है अपने को क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m1 कितना दिया हुआ है अपने को, 10 किलोग्राम, m2 भी 10 किलोग्राम दिया हुआ है और डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 100 मीटर, उसका स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100 लिख दो स्क्वायर को। अब यहाँ से देखो 2 जीरो से तो हमने ये 2 जीरो काट दी, हमारे पास क्या बचा ऊपर, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और यहाँ से ये और जाएगा अपने पास से 10⁻⁻2 और चला गया। तो हमारे पास जो टोटल आया वो आया 6.67 इंटू 10⁻13। इसकी यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो ये हो गया हमारे पास F इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻13 न्यूटन, इसका आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर, इसका हम वेक्टर फॉर्म कैसे देखे है ना, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो नेक्स्ट है हमारा, कि जो वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा। तो हमारे पास दो बॉडीज है m1 और m2, ओके, और यहाँ पे जो हमारा ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इसका जो पोजीशन वेक्टर है m2 का वो r2 वेक्टर है और r1 वेक्टर जो है m1 का पोजीशन वेक्टर है। अब m1 पर m2 के कारण जो फोर्स है, फोर्स F12 वेक्टर क्या है, फोर्स ऑन m1 ड्यू टू 2, ठीक है। तो ये वाला इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और सिमिलरली इस वाले को ये वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो ये जो हो जाएगा इस पर कितना फोर्स हो जाएगा, ये तो हो गई F12 की डायरेक्शन। और सिमिलरली अगर इसकी बात करें अपन, m2 पर जो फोर्स लग रहा है m1 के कारण वो हो जाएगा F21 वेक्टर। और m1 और m2 के बीच का जो पोजीशन वेक्टर है, इन दोनों के बीच का जो पोजीशन वेक्टर है इस डायरेक्शन में तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा r21 वेक्टर और इसकी डायरेक्शन तो ये हो जाएगी। सिमिलरली ये तो हो गया 2 के लिए, r21 का मतलब है कि 2 का पोजीशन वेक्टर है किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली 1 का किसके हो जाएगा, 1 वाले की डायरेक्शन हो जाएगी ये r12 वेक्टर, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि इसका जो वेक्टर फॉर्म है वो कैसे होगा। तो हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि हम यहाँ से इसमें देखेंगे कि r1 वेक्टर की डायरेक्शन ये है, r2 वेक्टर की डायरेक्शन ये है और हम ये वाला पोजीशन वेक्टर लेंगे क्योंकि हम इस वाली डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो यहाँ से ये ट्राइंगल बन रहा है, देखो ऐसे, ये हमने वेक्टर का ट्राइंगल रूल पढ़ा है जिसमें ये दो वेक्टर कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन में है, उसके बाद ये एक जो है अपोजिट डायरेक्शन से आता है तो उसका जो है ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम कि r1 वेक्टर प्लस r21 वेक्टर ये किसके बराबर हो जाएंगे, r2 वेक्टर के। तो यहाँ से जो हमारे पास r21 वेक्टर है वो किसके बराबर हो जाएगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर के। r21 वेक्टर किसके बराबर हो गया, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर के। सिमिलरली अगर मुझे r12 वेक्टर लिखना है, ओके, सिमिलरली अगर मुझे लिखना है r12 वेक्टर तो वो क्या हो जाएगा, जैसे r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर हो गया, वैसे ही अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उससे निकालेंगे तो ये आ जाएगा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। अब ये दोनों देखो है तो सेम, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम कह देते हैं कि इनका जो मैग्नीट्यूड है, लेटस इनका मैग्नीट्यूड हमने मान लिया r है, तो किसका मैग्नीट्यूड है ये, r12 वेक्टर का, और यही है r21 वेक्टर का। इनका मैग्नीट्यूड हमने क्या मान लिया, r मान लिया। और वेक्टर में हमने ये भी पढ़ा है कि जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं अपन, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम कैसे लिखते हैं। सपोज हमारे पास ये ए कैप है ना, ए कैप को कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। सिमिलरली अगर हमें आर वेक्टर के लिए लिखना हो तो यहाँ से r12 वेक्टर के लिए अगर मैं लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, r12 वेक्टर जो है यहाँ से इसको देखो
क्या कर सकते हैं अपन, इसका अपन यूनिट वेक्टर लिखना चाह रहे हैं तो इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा r12 कैप, और वो किसके बराबर हो जाएगा r12 वेक्टर के, डिवाइड करेंगे इसको r12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। सिमिलरली r21 वेक्टर लिखें अगर अपन, r21 इसका भी यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं तो इसका यूनिट वेक्टर लिखेंगे अपन r21 कैप। ओके, r21 कैप किसके बराबर हो जाएगा, सिम वही यहाँ पर भी r21 वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ r21 वेक्टर। ये हमने इनके यूनिट वेक्टर्स निकाल लिए। अब हमने जो फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, यहाँ से हम देखें कि जो है 1 पर 2 के कारण जो फोर्स लग रहा है वो क्या है F12 वेक्टर। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो F12 वेक्टर है वो किसके बराबर है, जी m1 m2 अपॉन, यहाँ से देखो r12 का स्क्वायर, ठीक है, r12 का स्क्वायर ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि मोड ऑफ r, या फिर सिंपली इसको भी अपन क्या मानेंगे, वेक्टर लगा रखा तो मोड ये इसका मैग्नीट्यूड है r12 का स्क्वायर, और यहाँ से इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या आ जाएगी, देखो इसकी डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में कौन सा पोजीशन वेक्टर है r21 कैप, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे r21 कैप, ठीक है। यहाँ से हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि जो r21 वेक्टर है वो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर है, और r12 वेक्टर r1 माइनस r2 है। तो यहाँ से एक चीज़ और लिख सकते हैं अपन कि जो r21 वेक्टर है वो इक्वल है माइनस ऑफ r12 वेक्टर के। तो उसका यूज हम यहाँ करेंगे, यहाँ पे अपन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, पहले तो इसको अपन लिख देते हैं क्या, कैप की ये यूनिट वेक्टर की फॉर्म में है तो इसको हम वेक्टर की फॉर्म में लिख दें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जी m1 m2, और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, हमने क्या माना था इनका जो मैग्नीट्यूड है वो r के इक्वल है, तो मैंने इसको लिख दिया r स्क्वायर, और ये जो कैप है यूनिट वेक्टर इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो r21 वेक्टर अपॉन इसका मोड, यानी कि ये हो जाएगा r21 वेक्टर डिवाइड बाय r21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये भी किसके बराबर है, r के बराबर। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको भी हम r के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो एक तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पर, अब इस वाली स्टेप में हम एक तो r21 वेक्टर की जगह पे ये वाली चीज़ रख दें माइनस ऑफ r12 वेक्टर, और यहाँ पर इसकी जगह भी r रख देते हैं क्योंकि यहाँ से r के बराबर है। तो ये हो गया जी m1 m2 अपॉन ये r स्क्वायर, और ये भी r, तो कितना बन जाएगा r3, और इसकी जगह पे क्या रख दूं मैं माइनस ऑफ r12 वेक्टर। अब यहाँ पे माइनस साइन क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसकी डायरेक्शन जो है वो किधर होगी, फोर्स इधर लग रहा है, और पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन जो है इसके जस्ट अपोजिट है, ठीक है। फोर्स तो इस साइड लग रहा है और पोजीशन वेक्टर जो है इसका r12 वेक्टर वो उस साइड है, यानी कि ये जो है हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, फोर्स जो है किसकी तरफ लगता है, सेंटर की तरफ लगता है, मास के सेंटर की तरफ लगता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ये तो F12 वेक्टर आ गया। सिमिलरली हम अगर F21 वेक्टर लिखना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, जी m1 m2 अपॉन r3, और यहाँ आ जाएगा माइनस r21 वेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का वेक्टर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो है कुछ इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या क्या है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमेशा ऑलवेज ये क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। हमेशा क्या करता है, जो अर्थ जो है वो क्या कर रही है, हमेशा अट्रैक्ट कर रही है। अर्थ के कोई भी दो, अगर अपन दो ऑब्जेक्ट लेते हैं मास पार्टिकल्स, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ मीडियम। ये जो है दो और मास पार्टिकल्स के बीच में कौन सा मीडियम में डिपेंड नहीं करता। सपोज अगर अपन अर्थ और मून की बात करें या अर्थ और सन की बात करें तो इनके बीच में बहुत सारे मीडियम है अलग अलग, पर इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनके बीच से, इनके मीडियम से क्या होता है, चेंज नहीं होता है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मीडियम, कैसा भी मीडियम हो इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। और ग्रेविटेशनल फोर्सेज जो होते हैं कैसे होते हैं, सेंट्रल फोर्सेज होते हैं। सेंट्रल फोर्सेज मतलब दे एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द टू बॉडीज। हमारे पास जो दो मास है, जैसे ये मास m1 और ये मास m2 है,
तो ये जो फोर्स है हमेशा इनकी जो सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन है इस लाइन के अलोंग लगते हैं, ओके, इसलिए इनको क्या बोलते हैं अपन, सेंट्रल फोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रल फोर्सेज होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्सेज। ये कैसे फोर्सेज होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं। कैसे, कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्सेज जो होते हैं उनमें क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्सेज वो फोर्सेज होते हैं जिनके कारण जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्सेज, सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेज डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। तो उनके द्वारा जो वर्क डन किया जाता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। और अगर अपन कोई एक ऐसा क्लोज सर्कल टाइप ले लेते हैं कि जैसे हमने जिस पोजीशन से शुरू किया है उसी पोजीशन पर घूम कर आ गए, तो फिर वर्क डन क्या हो जाता है, इनमें जीरो हो जाता है। ग्रेविटेशनल होल्ड गुड ओवर ए वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंसेज, यानी कि हम देखते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, लाइक सन का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे लग रहा है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स मून पे लग रहा है, यानी कि इसकी जो रेंज है फोर्स की वो क्या है, एक बहुत वाइड है, बहुत है ना, बहुत बड़ी है। तो ग्रेविटेशनल होल्ड गुड ओवर ए वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंसेज, और इसके लिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ ए टू बॉडी इंटरेक्शन। इट इज़ ए टू बॉडी इंटरेक्शन मीन्स कि दो पार्टिकल्स के, दो बॉडीज के बीच में लगता है। सो अब की टू बॉडी इंटरेक्शन है, तो अगर कोई तीसरी बॉडी आ जाए बीच उनके पास में, सपोज हमारे पास ये दो मास है m1 m2, और अगर मैं मान लूँ कि कोई तीसरा मास यहाँ पे m3 आ जाए, तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस तीसरी बॉडी की प्रेजेंस और एब्सेंस से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। सो इट इज ए टू बॉडी इंटरेक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दी टू पार्टिकल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द अनदर बॉडी, ठीक है। तो ये जो है किसी और बॉडी के कारण जो फोर्स लगेगा उस फोर्स से इन दोनों के फोर्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, उनका फोर्स तो वही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं हम। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन कह रहा है कि टू स्टेशनरी पार्टिकल्स ऑफ मासेज m1 m2 आर डी डिस्टेंस अपार्ट। दो पार्टिकल है m1 और m2 के, जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, इनके बीच की टोटल डिस्टेंस है d, ठीक है। इनके बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है, d। थर्ड पार्टिकल लाइंग ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स। हमारे पास एक तीसरा पार्टिकल है जो इनको मिलाने वाली लाइन पे रखा हुआ है। एक्सपीरियंसेस नो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो पार्टिकल रखा हुआ है इस तरीके से रखा है कि कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम m1। तो इसकी जो डिस्टेंस है m1 से, इस m1 पार्टिकल से इसकी जो x डिस्टेंस है ये अपने को बतानी है कि ये कितनी डिस्टेंस पे है कि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जो है जीरो है। तो हमारे पास देखो क्या दिया हुआ है कि जो ये m पार्टिकल है, अब देखो ये m1 इसको अपनी ओर खींच रहा होगा, इधर m2 अपनी ओर खींच रहा होगा, तो इसके ऊपर जो f नेट है टोटल वो क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ से हम देखें कि जो f नेट है इस पार्टिकल पर वो क्या है, जीरो है। अब सपोज इसके कारण इधर लग रहा है f1, इसके कारण इधर लग रहा है f2। तो जब f नेट जीरो है इसका मतलब क्या हो गया कि जितना f1 लग रहा है उतना f2 लग रहा है, यानी कि f1 किसके बराबर है, f2 के। और हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उससे हम क्या लिख सकते हैं, f1 को हम क्या लिख सकते हैं, g m1 इस ये अपना पार्टिकल का मास डिवाइड बाय इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, x। तो ये हो गया x स्क्वायर, और f2 को क्या लिख दोगे, g m2 पार्टिकल का मास डिवाइड बाय इनके बीच की डिस्टेंस। देखो टोटल डिस्टेंस दी है तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ये हमारे पास हो जाएगी d माइनस एक्स। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो g कट गया, m कट गया, ये तो हमारे पास से कट गए, और यहाँ से हम क्या करते हैं m1 m2, अब इनको मासेस को एक तरफ लेके चल जाते हैं, ठीक है। तो m2 डिवाइड बाय m1 इज इक्वल टू d माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास आया। तो यहाँ से आगे देखो क्या कर देंगे, अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर वाले टर्म हटाएंगे तो इधर तो अंडर रूट हो जाएगा, तो यहाँ से स्क्वायर हटा दिया हमने, तो ये क्या आ गया, अंडर रूट m2 डिवाइड बाय m1, और इधर क्या बन जाएगा हमारे पास d माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स, ठीक है। अब x से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास d बाई एक्स माइनस 1। इस 1 को इधर लेके आ जाओ तो ये हमारे पास बन जाएगा m2 डिवाइड बाय m1 प्लस 1 इज इक्वल टू d बाय एक्स। एलसीएम लेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास
अंडर रूट ऑफ m2 प्लस अंडर रूट ऑफ m1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ m1, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया d बाय एक्स। तो यहाँ से x क्या आ गया हमारे पास, d भी इधर चला जाएगा, तो x जो हमारे पास आएगा वो आएगा d इंटू अंडर रूट ऑफ m1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ m1 प्लस अंडर रूट ऑफ m2। तो ये हमारे पास निकल के आ गया कि ये वो कौन से डिस्टेंस पे होगा जिस पर ऊपर उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है टोटल वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं हम। तो नेक्स्ट एक हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, इस क्वेश्चन में है कि 2 सॉलिड स्फीयर्स, ओके, 2 सॉलिड स्फीयर्स ऑफ सेम साइज ऑफ अ सर्टेन मटेरियल। हमारे पास 2 सॉलिड स्फीयर है जो कि क्या है, इनकी साइज सेम है और मेटल भी सेम है जिससे बने हुए हैं, ठीक है। प्लेस इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, और दोनों एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करके रखे हुए हैं। प्रूव दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा ना, दो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, 2 मास चाहिए अपने को तो, और वो हमेशा लगेगा उनके बीच में। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा होगा इनके बीच में, तो अपने को उस ग्रेविटेशनल फोर्स को बताना है कि वो कैसे वेरी करता है इनकी रेडियस के साथ, कैसे डिपेंड करता है इनकी रेडियस पे। एक मिनट। तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अपने को प्रूव करना है कि इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनकी जो रेडियस है उसकी 4th पावर के। ओके, तो कैसे करेंगे इसको, चलो देखते हैं। तो पहली बात तो हमारे पास जो 2 ये है सॉलिड स्फीयर्स, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, अब दोनों सेम है तो इनके मास भी सेम होंगे, ठीक है। इसका भी m मास है, इसका भी m मास है। डेंसिटी की बात करूँ तो वो भी सेम होगी। तो इनकी जो डेंसिटी वो भी सेम है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, मैंने जो पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स g m, और इसका भी मास m अपॉन में इनकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो ये वाली है r और यहाँ से यहाँ तक भी r, तो टोटल कितनी हो जाएगी ये 2r। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 2r, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2r का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 2r का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बन गया हमारे पास g m स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, ये बन गया। अब देखो मास और रो, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। हमारे पास ये क्या दे रखा है, इधर देख लेते हैं। यहाँ पे रो जो है डेंसिटी वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और हम क्या जानते हैं कि वॉल्यूम जो है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, m इज इक्वल टू, रो तो वही रहेगा, और वॉल्यूम क्या हो जाता है इसका 4/3 पाई r क्यूब। ये इसका स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पे रख दीजिए उसको, तो हमारे पास f जो आ जाएगा वो आ जाएगा g, m की जगह पे क्या रखेंगे अपन, ये रख दीजिए यहाँ पे। तो ये हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, और इसका क्या है अपने पास स्क्वायर है, डिवाइड में 4r स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसको खोलें अपन, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो g और रो का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और नीचे देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और नीचे अपने पास 4r स्क्वायर पहले से है, और r क्यूब का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये कितना बन जाएगा r6। तो यहाँ से देखो ये तो इससे पावर कटेगी तो कितनी बचेगी 4, बाकी सब तो कांस्टेंट वैल्यूज है। अपने को तो क्या बताना था कि ये जो है f जो है प्रोपोर्शनल है किसके, उनकी रेडियस के पावर के 4th पावर के। तो यहाँ से देखो क्या आया, f जो है हमारे पास आ गया 16/9, g इंटू 4 भी है 36 हो जाएगा वैसे, तो इससे अपने को कोई मतलब भी नहीं, अपने को जो प्रूव करना है वो तो रेडियस से रिलेशन प्रूव करना है। तो 16 इंटू 9/4 r स्क्वायर रो स्क्वायर r की पावर 4। तो ये बाकी सारी क्वांटिटी जो है
ये जितनी भी क्वांटिटी है देखो, ये तो क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है r की पावर 4 के। यानी कि अगर सेम मेटल से सेम साइज के दो स्पेरिकल बॉडीज अपने पास है तो उन कांटेक्ट में है बिल्कुल, तो उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उनकी रेडियस की 4th पावर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब है कि अगर हमारे पास एक मास है यहाँ पर सेंटर में, सपोज ये मास m0 है। अब ये जो m0 मास है और यहाँ पर m1 m2 m3 ऐसे करके बहुत सारे लेट हमने मान लिए कि बहुत सारे मासेज है, ऐसे mn मासेज है जिनकी वजह से क्या हो रहा है, mn मासेज की वजह से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। जैसे ये 1 वाला इस पर F1 फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, ठीक है, 2 वाला इसको उधर खींचेगा, 3 वाला इधर खींचेगा। तो ऐसे करके बहुत सारे अपन मान लेते हैं कि n है, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि लेट F1 F2 F3 ऐसे करके हमारे पास Fn, ये जो फोर्सेज लग रहे हैं Fn F2 F3 फोर्सेज एक्ट ऑन पार्टिकल m0, ठीक है। तो इस पर जो ये इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो ये क्या कहता है कि ये कहता है कि द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ड्यू टू द नंबर ऑफ पॉइंट मासेस इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज। किसके बराबर होगा ये? वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज। जितने भी फोर्स लग रहे होंगे इसके ऊपर, जितने भी सारे पॉइंट मासेज इसके ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे, उन सब फोर्सेज का वेक्टर सम, ओके, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल पार्ट मास, ओके, इंडिविजुअल मासेज ऑन द गिवन पार्टिकल। तो हमारे पास जो गिवन पार्टिकल है m नोड, उस पर जितने भी m है अपने पास मासेज है, पॉइंट मासेज, वो सब पर्टिकुलर इंडिविजुअल अलग अलग फोर्सेज लगा रहे हैं। F1 F2 F3 ये इंडिविजुअल फोर्सेज है, ओके। तो इनके कारण जो टोटल F नेट होगा जो इस m नोड पे लग रहा है, ओके, F नोड, वो किसके बराबर हो जाएगा? इन सब फोर्सेज के वेक्टर सम के, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ये हमारे पास F नेट है, प्लस F3 वेक्टर ऐसे करके Fn वेक्टर, ठीक है। हमने माना n पार्टिकल से घिरा हुआ है सिस्टम में, तो इसके टोटल हो जाएगा F। ये हमारे पास हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सिंपली क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? कि अगर कोई पार्टिकल है जिसके चारों तरफ या और बहुत सारे पार्टिकल्स है, वो सब उसके ऊपर क्या लगा रहे होंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे होंगे। ये सब उसके ऊपर F1 F2 F3 क्या है? अलग अलग पार्टिकल्स के द्वारा लगाए गए ग्रेविटेशनल फोर्सेज है। तो जो टोटल ओवरऑल उसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा? इन सब पार्टिकल्स के द्वारा लगाए गए फोर्सेस का सम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इससे ऊपर एक बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हमारे पास एक सिस्टम है, तो हमें जो ये यूनिट मास है 1 kg, इस यूनिट मास 1 kg पर इन सब के कारण लगने वाला जो ओवरऑल नेट फोर्स है वो बताना है, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या होगा? देखो, 3 मासेज ईच इक्वल टू m आर प्लेस एट 3 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर है साइड है। कैलकुलेट द फोर्स अट्रैक्शन ऑन यूनिट मास एट द 4th कॉर्नर। तो हमारे पास जैसे ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। ये 3 मास है और इन सब के कारण इस पे फोर्स बताना है। तो देखो, ये वाला इसको अपनी ओर इधर खींचेगा 3 वाला इसको इधर खींचेगा। तो मान लेते हैं कि जो 1 वाला है ये इसको F1 फोर्स से इधर खींचता है, ये इसको F3 फोर्स से इधर खींचता है, और 2 वाला इसको किधर खींचेगा? इधर सेंटर, ये इनके सेंटर की तरफ लगता है ना, तो ये इसका सेंटर और इसका सेंटर, ठीक है। तो ये कहाँ लगता है? सेंटर की तरफ लगता है फोर्स। तो ये वाला इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। तो ये हो गया हमारे पास F2। ये सब वेक्टर है, ओके। फोर्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। सो F1 इधर लग रहा है, F3 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है। अब देखो, ये F1 और F3 ये भी m मास है, ये भी m मास है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूं F1 वेक्टर की, तो F1 वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? G कैपिटल M, और ये तो 1 kg है और डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की भी? वही A, सॉरी।
तो डिस्टेंस का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। सिमिलरली F3 जो है इसको अपन नॉर्मल लिखते हैं, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। ओके, ये मैग्नीट्यूड है। जी एम इंटू 1 डिवाइड बाय ए स्क्वायर। इनके बीच की डिस्टेंस भी कितनी है, सारी इसकी सारी जो भी साइड्स है वो कितनी है, ए है। तो इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस भी कितनी है, ए है। तो ये भी ये हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, F1 बराबर F3 हो गया। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं इन दोनों से कि F1 जो है F3 के बराबर है। ठीक है, और F2 की बात करें तो F2 क्या हो जाएगा, जी एम इंटू 1। अब इनके बीच की डिस्टेंस की बात करो, देखो ये A है, ये A है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास टोटल। जैसे ये जो टोटल डिस्टेंस है, देखो ट्राइंगल से लगा सकते हैं अपन इसमें पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगी हमारे पास √2a। ये हमारे पास कितनी हो गई, √2a। तो यहाँ से √2a का स्क्वायर करेंगे अपन, तो √2a का स्क्वायर लिख दो यहाँ पे। ठीक है, √2a और इसका स्क्वायर। अब यहाँ से देखो F1 वेक्टर इधर लग रहा है, F3 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, सब अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, पहले तो एक पर्टिकुलर कौन सी डायरेक्शन में रिजल्टेंट लगेगा वो देखेंगे। तो F1 और F3 दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रहे हैं 90 डिग्री पे। तो जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे होता है, वेक्टर में अपन ने पढ़ा था। ठीक है, देखो वेक्टर का सम कैसे देखते हैं अपन। मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि ये जो है F रिजल्टेंट किसका है, ये F1 वेक्टर और F2 वेक्टर का, वो किधर लगेगा, इन दोनों के बीच में इधर। ठीक है, तो F रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, F रिजल्टेंट की वैल्यू जो हो जाएगी, इसका मैग्नीट्यूड की बात करें अपन तो F रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दोनों वेक्टर का स्क्वायर और एंगल तो कितना हो गया उनका, अपन क्या पढ़ते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और cos थीटा cos 90 रखते क्या हो जाएगा, ये तो 0। तो क्या बचेगा, केवल √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी यहाँ से क्या आ गया हमारे पास √2a स्क्वायर, यानी कि ये कितना आ गया अपने पास √2a। ठीक है, तो FR वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, और ये तो अपन ने पोजीशन निकाल ली है ना। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, फोर्स आएगा ना हमारे पास, तो पोजीशन की थोड़ी बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फोर्स। ठीक है, किसके बराबर है, देखो F1 बराबर है F3 के, तो हम ये मान लेते हैं कि ओवरऑल जो है हमने इसको मान लिया F के बराबर है। ठीक है, और उसकी वैल्यू ये है। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास, इसको अभी तो लिख देता हूँ मैं एक बार, F1 का स्क्वायर और F3 का स्क्वायर। पर अब दोनों क्या है, ये भी F है और ये भी F है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2F स्क्वायर। ठीक है, एक बार इधर और लिख देते हैं, ये भी F का स्क्वायर है और ये भी F का स्क्वायर है। तो क्या आ गया यहाँ से 2F स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास √2F, यानी कि √2F फोर्स तो वो लग ही रहा है और एक F2 लग रहा है, तो ओवरऑल जो फोर्स लगेगा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं F नेट। अब F नेट कितना लग रहा है, देखो F2 भी इधर लग रहा है और FR भी इधर लग रहा है, तो इन दोनों के कारण जो लगेगा वो आएगा F2 प्लस FR। तो इनको ऐड कर दो, देखो F2 कितना था हमारे पास, GM अपॉन √2a का स्क्वायर, यानी कि क्या बन जाएगा ये 2a स्क्वायर, प्लस FR कितना आया, देखो √2F, और F कितना था, यहाँ से F लिख देते हैं अपन। F देखो यहाँ से ये √2 और F का मान था हमारे पास GM अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, ये देखो यहाँ से ये F1 F3 बराबर है, इन्हीं को हमने F माना है, तो ये कितना हो गया GM अपॉन a स्क्वायर, तो ये हो गया √2 GM अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी यहाँ रख दो, तो हो गया हमारे पास √2 GM अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, इनका सम करेंगे तो हमारे पास F नेट निकल के आ जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो पहली बात तो ग्रेविटेशनल फील्ड, जैसे कि ये अर्थ है, ये क्या करती है, सभी ऑब्जेक्ट्स को बाहर, इसकी सरफेस के बाहर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्या कर रही है, अपनी ओर
अट्रैक्ट कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो वो एरिया जिसमें कोई भी अगर दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाता है, सपोज यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आ गया ये, तो ये क्या करेगी, इसको अपनी ओर खींचेगी। तो अर्थ के चारों ओर का वो एरिया जिसमें किसी ऑब्जेक्ट के आने पर वो उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, यानी कि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड्स। ओके, सो ग्रेविटेशनल फील्ड इज द एरिया इन विच इफ अदर ऑब्जेक्ट टेक प्लेस इन दिस एरिया, देन क्या होगा, वो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। ओके, सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है फिर, कि द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट विद इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट मास प्लेस एट दैट पॉइंट। क्या हमने क्या किया कि यहाँ पे सपोज ये यूनिट मास प्लेस किया है, तो इस पर जो है कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या है बेसिकली, कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके अंदर जो पॉइंट मास रखा हुआ है उस पर कितना फोर्स लगेगा, उसको अपन ने माना क्या माना, यूनिट मास माना है। तो यूनिट मास माना है तो यूनिट मास पे जो फोर्स लग रहा है वही किसके बराबर हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट विद इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट मास प्लेस दैट एट पॉइंट। तो इसको हम लिखते हैं आई वेक्टर से। आई वेक्टर जो है बराबर हो जाएगा यहाँ से एफ वेक्टर डिवाइड बाय एम। और हमने क्या किया था अभी अभी यहाँ हमने बोला कि हम जो है अगर इफ m इज इक्वल टू 1 kg यूनिट मास ले लेते हैं इसको, तो यहाँ से I डायरेक्टली क्या हो जाएगा, इज इम्प्लाइज I जो है डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स के। और यही बात हमने बोली है कि हम जो है अगर यूनिट मास को प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है, ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट मास, वही क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी होती है ये, और इसकी डायरेक्शन जो है वो वही होती है जो ग्रेविटेशनल फोर्स की होती है। ओके, डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था किधर लग रहा था, मास की सेंटर की ओर, तो इसकी डायरेक्शन भी कैसी होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी वही डायरेक्शन होगी जो ग्रेविटेशनल फोर्स की है, डायरेक्शन सेम हो गई। इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और मास की किलोग्राम, तो इसकी क्या हो गई एसआई यूनिट, न्यूटन पर केजी। इसकी डायमेंशंस की बात करो, ओके, डायमेंशंस की बात करते हैं इसकी, तो डायमेंशन में देखो ऊपर क्या आ रहा है, फोर्स, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 l1 t-2, और मास की डायमेंशन क्या होती है, m1। सिमिलरली मास से मास तो कैंसिल, तो हमारे पास डायमेंशन क्या बची, m तो क्या हो गया 0, l1 t-2। इस डायमेंशन देखकर कुछ याद आता है, किसकी जैसी क्या डायमेंशन है ये, देखो यहाँ से क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसकी, एसिलेशन की। एसिलेशन की डायमेंशन भी कुछ ऐसी होती है। ओके, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी की डायमेंशन आई है वो क्या आई है, m0 l1 t-2। अब हमारे पास ये यहाँ पर एक पार्टिकल है, ये बॉडी है जिसका मास m है और उधर टेस्ट मास लिया हमने स्मॉल m। तो हम देखना चाह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास, इस पॉइंट मास के कारण इस टेस्ट मास जो हमने लिया है इस पर कितनी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लगती है। तो अभी हमने देखा, क्या देखा हमने, I जो है बराबर होती है फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइड बाय मास। अब हम क्या कर रहे हैं, इस m मास के कारण इस टेस्ट मास m पर कितनी इंटेंसिटी लग रही है। ओके, तो इस पे इधर देखो, ये इसको इधर खींच रहा है, तो ये जो इस पे फोर्स लग रहा है इधर, और ये तो हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, और इंटेंसिटी भी क्या आएगी, इधर ही आएगी। तो इसके ऊपर जो इंटेंसिटी लग रही है वो क्या है, तो हम देखते हैं I जो है F/m होता है। तो पहले तो इन दोनों पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको लिख लेते हैं। तो फोर्स क्या लगेगा, देखो फोर्स अभी हमने पढ़ा, G कैपिटल M स्मॉल m, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है r², और इनके बीच की डिस्टेंस r² है, और अपॉन में इनका मास जो अपने दिया हुआ है। ठीक है, तो इस मास से हमारा ये मास तो कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल हमारे पास जो I निकल के आया वो क्या आया, G कैपिटल M अपॉन r²। ठीक है, तो यहाँ से जो मास आया वो क्या आया, Gm अपॉन r²।
आई की वैल्यू क्या आ गई, gm/r², ठीक है। ये इसकी वैल्यू है आई की, किसके कारण, पॉइंट मास के कारण। पर्टिकुलर r डिस्टेंस पे अगर किसी पॉइंट मास से r डिस्टेंस पे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट या कोई मास लेते हैं तो उस पर कितनी इंटेंसिटी लगेगी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, वो होगी I बराबर gm/r²। अब इससे क्या देख रहे हैं हम कि इससे ये एक चीज़ हम देख सकते हैं कि I जो है, यहाँ से आप क्या देख सकते हो कि I जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r² के, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे जैसे हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे I जो है कम हो जाएगा। यानी कि अगर कोई पार्टिकल जितना ज़्यादा दूर जाएगा उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। r बढ़ाने पर I कम हो जाएगा। उसके अलावा ये भी देख रहे हैं हम कि इसमें जो हम मास ले रहे हैं सामने, ठीक है, यहाँ पे कौन सा मास आ रहा है, जिस बॉडी की रिलेटिव हम देख रहे हैं कि ये बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर कितना इंटेंसिटी लगा रही है, तो केवल और केवल उस बॉडी का मास ही आ रहा है यहाँ पे। जिस बॉडी पर हम देख रहे हैं टेस्ट मास, उसका तो कोई रोल नहीं है, यानी कि सामने वाली बॉडी का मास कुछ भी हो, इंटेंसिटी पर उसका फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आई किस पे डिपेंड करती है, जिस बॉडी के थ्रू हम देख रहे हैं कि इस बॉडी की किसी और बॉडी पर कितनी इंटेंसिटी है, ठीक है। तो I = gm/r², ये आ गया हमारे पास पॉइंट मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। और यहाँ से अब एक क्वेश्चन है, देखो कि यहाँ हमारे पास दो पार्टिकल है, एक का मास m है और एक का 4m है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज 0। हमारे पास एक पॉइंट P है जो यहाँ से, देखो इस पॉइंट इस मास m से x डिस्टेंस पे है, और इन दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। तो ये वाली इधर देखो, ये वाली कितनी हो जाएगी, यहाँ से 9 - x हो जाएगी। अब ये वाली 9 - x, और ये क्या बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी एट पॉइंट P इज 0। इस पॉइंट P पर क्या है, 0। ये इस पे I1 लगा रहा है, वो उधर I2 लगा रहा है। तो अपने को क्या देखना है कि यहाँ पे क्या है, टोटल I नेट जो है 0 है, ठीक है। तो I नेट 0 है, तो हम लिख देते I नेट जो है वो 0 है। अब I नेट 0 है मतलब जितना I1 है उतना ही I2 है, I1 जितना लग रहा होगा उतना ही I2 है। तो यहाँ से I1 बराबर I2। अब I1 का फॉर्मूला अभी पढ़ के आया अपन, क्या, gm/r²। तो gm I1 किसके कारण है, इस वाले के कारण लग रहा है इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मास आएगा gm, और अपॉन में r की जगह कितना आ जाएगा, x²। और I2 की बात करें तो यहाँ पे देखो g, बट यहाँ पे अब मास कौन सा आएगा, किस वाले मास के कारण देख रहे हैं, 4m के कारण। तो यहाँ आ जाएगा 4m अपॉन डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 9 - x²। देखो यहाँ से gm और ये m और ये g, ये तो कट गए। अब यहाँ से हमारे पास क्या बचा, देखो इसको 9 - x को इधर लेके आएंगे अपन, 9 - x² अपॉन x², इधर क्या बचा हमारे पास, 4। यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको 4 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर। दोनों तरफ क्या कर दे अपन, अंडर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो बनेगा नेक्स्ट वो क्या आएगा, देखो 9 - x/x, और ये किसके बराबर आ गया इधर से, 2 के, क्योंकि दोनों तरफ से अपने अंडर रूट ले लिया ना, तो दोनों तरफ से स्क्वायर हट गया। तो यहाँ से 9 - x/x बराबर 2। तो 9 - x जो है वो किसके बराबर हो गया, 2x के। ये उधर जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x जो है 9 के बराबर है, यानी कि x किसके बराबर हो जाएगा, 9/3। इट मीन्स x = 3। और किस में आएगा, सेंटीमीटर में चल रहा था सब। तो ये हो गया हमारे पास x का मान कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। यानी कि जो मास m है ये इस पॉइंट P से कितनी दूरी पे होगा, यानी कि मास m से पॉइंट P जो है 3 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा, और इधर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो ओवरऑल इस पे जो है नेट इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलो स्फीयर, ठीक है। होलो स्फीयर ऐसा स्फीयर जो क्या है, अंदर से खोखला है, खाली है, ठीक है। बार बार मास है, पूरा मास जो है उसके ऊपर बार बार रहता है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास पूरा मास जो है बार बार रहेगा इसकी सर्कमफेरेंस पे, अंदर से बिल्कुल खोखला है, ठीक है। जैसे दिख रहा है इसमें आपको, ये हमारा होलो स्फीयर है, तो अंदर से पूरी तरह से खोखला है। ये इसका यहाँ पे हम मान लेते हैं ये इसका सेंटर है, ठीक है। और अगर अब इसके कारण भी अपन क्या देखेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर जो है
होलो स्फीयर हमने मान लिया कि ये जो होलो स्फीयर है इसका मास कितना है, m है, और इसकी रेडियस जो है इसका मास में मान लेता हूँ m है, ठीक है, मास m है और इसकी रेडियस जो है वो r है। अब हमें जो है क्या करना है कि इसके कारण अलग अलग पॉइंट पे, सपोज एक अपन जो देखेंगे, देखो क्या क्या देखेंगे, एक तो अपन देखेंगे कि इससे आउटर पे, इससे पर्टिकुलर एक डिस्टेंस पे, इसकी सरफेस के बाहर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस r पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है। तो क्या क्या देखेंगे, एक तो अपन देखेंगे आउटर पर, आउटर का मतलब जो स्मॉल r हम लेंगे, सपोज ये कोई पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ये इसकी सरफेस है, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट P लिया है, इस पर कितना इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगा। एक पॉइंट अपन लेंगे इसकी सरफेस पर, यहाँ सरफेस पे, इस सरफेस पे कितना लगेगा, ठीक है। एक अपन सेंटर पे भी देखेंगे, तो एक तो हम देखेंगे आउटर पे, एक हम देखेंगे सरफेस पर। सरफेस पे क्या हो जाएगा, स्मॉल r जो है कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा, और एक हम देखेंगे इनसाइड, आउटर इसको बोलेंगे आउटसाइड, आउटर बोल दो, आउटसाइड बोल दो, और ये हो गया इनसाइड, इसको बोलेंगे हम r जो है लेस देन है स्मॉल r लेस देन है कैपिटल R से। तो जो है इस चीज़ के लिए इन्होंने माना कि जो गाउस है, उन्होंने गाउस ने ग्रेविटेशन के लिए एक लॉ दिया है जो कि केवल किस पे लगता है, उसकी ये जो लॉ है गाउस का जो लॉ है, गाउस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये किसके लिए है, ये केवल आउटसाइड द स्फीयर और उसकी सरफेस के स्फीयर के लिए उन्होंने दिया कि कंसीडर द होल मास ऑफ शेल। जो ये पूरा मास है, देखो ये शेल है हमारे पास, इसका ये जो पूरा मास है हम ऐसा मान लेते हैं कि वो कहाँ पे सेंटर्ड है, यहाँ सेंटर में, ठीक है। इसका जो टोटल m मास है वो इसके सेंटर में है, ठीक है। कंसीडर द होल मास ऑफ शेल इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। तो हमने क्या मान लिया कि उसका जो पूरा मास है वो उसके सेंटर पे। अब ये नॉर्मल कैसा हो गया कि अगर हमने माना कि कोई भी शेल है उसको एक अपने पॉइंट मास मान लिया ना, क्योंकि पूरा मास उसका कहाँ सेंटर पे मान लिया। अब पर्टिकुलर हमें को जैसे कि यहाँ इस पॉइंट पर आइए, इसकी r डिस्टेंस है, इस पर हमें क्या करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस पॉइंट P पर। तो पूरा मास अगर यहाँ है, पूरा मास तो यहाँ मान लिया हमने, और इस वाले पॉइंट पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो वो हम निकाल सकते हैं क्योंकि अभी हमने पढ़ा है पॉइंट मास के कारण किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, चलो देखो क्या करते हैं अपन। तो अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट कि कैसे अलग अलग पॉइंट्स पर हम होलो स्फीयर के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम करेंगे बात इसकी आउटसाइड दी सरफेस, ओके। फर्स्ट हम बात करते हैं आउटसाइड दी सरफेस। तो सरफेस के बाहर, यानी कि हमारे पास जो r है वो ग्रेटर देन r है। तो सिंपली हमने अभी अभी देखा था, क्या देखा था कि पॉइंट मास, यहाँ पे ये एक मास है m, ठीक है, m मास है, इसके कारण यहाँ पॉइंट मास ये स्मॉल m हमने लिया, इस पर जो फोर्स लगता है वो है F, किधर लगेगा, इधर, और इस पर जो इंटेंसिटी है वो भी इधर। तो इसके I का मान क्या आया था हमारे पास, I वेक्टर की फॉर्म में लिखे हम यहाँ पे, तो क्या आया था Gm अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, Gm अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक अपन वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो माइनस आर कैप भी लगाएंगे, क्यों, इसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होती है, फोर्स में देखा था ना, डायरेक्शन इधर है, ठीक है, तो हमेशा सेंटर की तरफ है डायरेक्शन, इधर इस साइड में, तो यहाँ माइनस आर कैप। आर तो किधर होगा, आर तो हमेशा इधर जिस पॉइंट की तरफ बात करते हैं उधर होता है, तो आर की डायरेक्शन इधर और इसकी डायरेक्शन आर के जस्ट अपोजिट है, इसलिए अपन यहाँ पे माइनस आर कैप लगा देते हैं। ये तो हो गया हमारा आउटसाइड द सरफेस। सेकेंड पॉइंट हम देखें कि सरफेस पर क्या होगा, ओके, ऑन दी सरफेस, इसके बारे में बात करें अपन, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई के बारे में, कि यहाँ होलो स्फीयर के कारण उससे बाहर एक पॉइंट P है, उस पर क्या होगी, उसके सरफेस पे है उस पर क्या होगी, उसके अंदर है उस पर क्या होगी। तो अपन फिलहाल बात करते हैं उसकी सरफेस पे, ऑन दी सरफेस। तो सरफेस पे क्या हो जाएगी, आई वेक्टर सेम Gm अपॉन स्मॉल r की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल r किसके बराबर हो गया, कैपिटल R के, तो Gm अपॉन आर स्क्वायर, और डायरेक्शन तो वही अभी भी सेम। अब अपन बात करते हैं इनसाइड, ठीक है। अब इनसाइड के लिए क्या है कि सपोज ये हमारे पास
होलो स्फीयर है, ये दिख ही रहा है हमारे पास होलो स्फीयर। अब इस पे मुझे, ये तो इसका सेंटर हो गया, अब मुझे बात करनी है इसके इनसाइड किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे इनसाइड में एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। अब अगर देखो ये हमारे पास होलो स्फीयर, यहाँ अंदर कोई पॉइंट P है। अब अगर मैं यहाँ बात करूँ कि जैसे इससे अंदर आ गए हम, अब यहाँ पर तो कोई मास है ही नहीं, अंदर तो कोई मास है ही नहीं, सारा मास तो क्या होता है इस अंदर से तो खोखला होता है ये। वो तो मैंने जो गाउस लॉ से बोला कि वो केवल किसके लिए, बाहर वाले और सरफेस के लिए, कि उसका मास अंदर कंसंट्रेटेड है। अब अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो इसके कारण जो है आई इनसाइड क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। जब अंदर कोई मास ही नहीं है तो ग्रेविटेशन कहाँ का, इसलिए ये क्या हो जाएगा, जीरो। पर कैसे जीरो होता है, इस चीज़ को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कैसे जीरो है। सेंटर वाले के लिए तो हम कह सकते हैं कि सेंटर जो है, किसी भी सिमेट्रिक बॉडी के सेंटर पे मास, कोई भी सिमेट्रिक बॉडी है उसके सेंटर पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड डेंसिटी है वो क्या होती है, जीरो होती है। पर अगर हम सेंटर पे नहीं लेके, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, ये पॉइंट P जो कि यहाँ नीचे है, ठीक है, सेंटर से ये इसकी डिस्टेंस अपन मान लेते हैं स्मॉल r, तो इस डिस्टेंस पर जो ये पॉइंट P है इस पर क्यों जीरो है। तो अब कुछ इस तरीके से देखो कि जैसे ये हमारा सेंटर है, यहाँ हमारे पास ये पॉइंट P है, इस वाले में थोड़ा ज़्यादा इजीली समझेंगे। तो अब इस पॉइंट P पर मुझे क्या करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिराइव करनी है। तो देखो अब इस पॉइंट P पर जो फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कौन सा, एक तो ये नीचे वाला जो मास है ये लगाएगा, और एक ये ऊपर वाला मास लगाएगा, ठीक है। एक तो नीचे वाला मास लगाएगा और एक ऊपर वाला मास लगाएगा। और अभी अभी हमने क्या देखा कि आई जो है किस पे डिपेंड करती है, मास और डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अब देखो यहाँ से क्या देख सकते हो आप, ये नीचे वाला मास कम है, अगर मैं ऊपर वाले मास को m1 मान लूँ, नीचे वाले मास को m2 मान लूँ, तो जो ये है हमारे पास आई जो है m1 अपॉन, इस पर तो ये ज़्यादा है तो इसका आई जो है, अगर ये बड़े वाला है इसका मैं बोल देता हूँ बिगर, ये क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी स्मॉल वाले से, ठीक है। ये स्मॉल है तो इस पे ज़्यादा है, पर अगर यहाँ से इस ऊपर वाले मास की डिस्टेंस देखें तो वो ज़्यादा है और नीचे वाले मास की डिस्टेंस कम है। ऊपर वाले मास की डिस्टेंस ज़्यादा है, नीचे वाले मास की डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि आई जो है, अगर डिस्टेंस की बात करूँ, जैसे इसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं d1, तो d1 के रेस्पेक्ट में आई जो है, यहाँ पे मान लेते हैं बिगर मास जो है हमारा, देखो ये जो हमारा बिगर मास था, ये हमारा बिगर मास की जो इंटेंसिटी, अगर किसके रेस्पेक्ट में बात करें या डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, तो डिस्टेंस अगर इसकी ज़्यादा है तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। जिसकी डिस्टेंस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो वो ज़्यादा है तो ये कम हो जाएगी, और जिसकी कम है उसके लिए ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, स्मॉलर वाले की। तो ओवरऑल जो इफेक्ट होता है, ये तो किसका, मास का इफेक्ट है ऊपर वाला, ये डिस्टेंस का इफेक्ट है। तो ओवरऑल इस पॉइंट पर मास और डिस्टेंस का इफेक्ट कुछ इस तरीके से होता है कि ये पूरा बैलेंस हो जाता है और उसके ऊपर इंटेंसिटी जीरो आती है। तो ओवरऑल जो इनसाइड दे है वो है इंटेंसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। तो अब हमने क्या देख लिया आज, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, सुपरपोजिशन का क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हमने देख ली, होलो स्फीयर, पॉइंट मास, इनके कारण इंटेंसिटी देख ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये तो हमने होलो स्फीयर के कारण देखी, नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉलिड स्फीयर के कारण देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।